हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी का जो चैप्टर 12 है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए जरा एक बार नजर डालिए। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 154 से लेकर के 176 तक हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा एक नजर डालते हैं जल्दी से। रिलेटेड है पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। सेक्शन 154 से लेकर के आपको 176 तक स्टडी करनी है। चलिए एक बार नजर डालते हैं हम लोग यहाँ पे। सेक्शन 154 में यहाँ पर बात की गई है, सभी को मालूम है वैसे। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, संज्ञेय मामलों में इत्तला। सेक्शन 155 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस, असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। देखिए यहाँ पर हम केवल डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर को, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे कि सेक्शन में क्या दिया, फिर चल के हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 156 में एक बार नजर डालेंगे। पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। और सेक्शन 157 में हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। नेक्स्ट नजर डालिए सेक्शन 158 में हाउ रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 158 रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए सेक्शन 159 में यहाँ पर बात की गई पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। नेक्स्ट नजर डालते हैं सेक्शन 160 पर। 160 में बात की गई पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। नेक्स्ट सेक्शन पर नजर डालेंगे सेक्शन 61 में यहाँ पर बात की गई एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 162 में 162 में बात की गई स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी सिग्नेड, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस, पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना, यानी कि कथनों का साक्ष्य में उपयोग। नेक्स्ट नजर डालिए यहाँ पर सेक्शन 163 नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेक्शन 164 में बात की गई रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स, स्वीकृतियों और कथनों का अभिलिखित करना। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए सेक्शन 164A मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, बाला संघ के शिकार हुए व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए सेक्शन 165 में बात की गई सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। नेक्स्ट सेक्शन 166 में बात करेंगे व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालेंगे सेक्शन 166A में यहाँ पर बात की गई है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए सेक्शन 166B में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया, भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए सेक्शन 167 में बात करेंगे प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब प्रक्रिया क्या होगी। नेक्स्ट नजर डालिए यहाँ पर सेक्शन 168 में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए सेक्शन 169 में बात करेंगे रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालेंगे सेक्शन 170 में केसेस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए सेक्शन 171 में
यहाँ बात की गई कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू रेस्टोरेंट। परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना। नेक्स्ट यहाँ पे नजर डालेंगे सेक्शन 172 में। 172 में बात की गई है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 173 में। 173 में बात की गई रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए सेक्शन 174 पुलिस टू रिक्वायर, सॉरी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 174 पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड etc, आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच करना और रिपोर्ट देना। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए सेक्शन 175 में। 175 में बात की गई पावर टू समन पर्सन, यानी व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालेंगे सेक्शन 176 में बात की गई इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। ये टोटल सेक्शन थे जिसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। तो चलिए सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। तो एक बार नजर डालिए जल्दी से। ये कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन है, सेक्शन 154 से लेकर के 176 तक आपको ये सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार संज्ञेय अपराध होने की प्रत्येक संसूचना हस्ताक्षरित की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ए सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा, बी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा, और सी अनुसंधान अन्वेषण अधिकारी के द्वारा, और डी संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा। ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यहाँ पर संसूचना देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालिए क्वेश्चन नंबर 2। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के घटित होने संबंधी सूचना कौन दे सकता है? नंबर ए केवल स्वयं पीड़ित व्यक्ति, नंबर बी केवल पीड़ित व्यक्ति के आश्रित, नंबर सी केवल पीड़ित व्यक्ति के संबंधी, और डी में कोई भी व्यक्ति। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे। परंतु कि किसी स्त्री द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध किए जाने की इत्तला दी जाती है, तो ऐसी इत्तला किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। अंतः स्थापित किया गया कौन से में? दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005, बी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008, सी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2010, और डी में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2013। डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यदि धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध कारित किया गया है, तो सूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित की जाएगी? ए धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता, बी धारा 155 दंड प्रक्रिया संहिता, सी धारा 156 दंड प्रक्रिया संहिता, नंबर डी 157 दंड प्रक्रिया संहिता। ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित संकथनों में से कौन सा संकथन असत्य है? इनमें असत्य ढूंढना है आपको। ए प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक पत्र के द्वारा भी दाखिल की जा सकती है, बी प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक टेलीफोन के द्वारा भी दाखिल की जा सकती है, और सी आसंज्ञेय मामलों के कारित करने से संबंधित एक सूचना चाहे मौखिक हो या लिखित जो थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है प्रथम सूचना प्रतिवेदन होती है। और डी में यहाँ पर बात की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन की एक कॉपी निःशुल्क सूचना देने वाले को दी जाएगी। इसमें सी राइट आंसर है। यहाँ पे कहा गया देखिए आसंज्ञेय मामलों के कारित करने से संबंधित एक सूचना चाहे मौखिक हो या लिखित जो थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है प्रथम सूचना प्रतिवेदन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालेंगे। यहाँ पर बात की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर ए संज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराध से संबंधित होती है, बी मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को दी जाती है, नंबर सी प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है, और नंबर डी
जिला मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है? सी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की निम्न किस धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट की संविधिक परिभाषा दी गई है? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ए धारा 154, बी धारा 155, सी 156, डी परिभाषित नहीं है। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नांकित पर विचार कीजिए। ए प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कारित होने की सूचना मात्र है। दूसरा, प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है। उपरोक्त में नंबर 1 एक सही किंतु 2 गलत है। बी में एक गलत किंतु 2 सही है। सी में एक तथा दोनों सही हैं और एक और 2 दोनों गलत हैं। इसमें ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर गलत उत्तर बताइए। इसमें आपको एक गलत उत्तर बताना है, तो जिसमें से ए पर नजर डालेंगे सूचना किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में दी गई हो। बी सूचना किसी पुलिस अधिकारी को दी गई हो। सी सूचना समय के अनुसार प्रथम होनी चाहिए। डी इसे सदैव लिखित होना चाहिए। इसमें डी आंसर सही है, इसे सदैव लिखित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग एक बार नजर डालेंगे। एक बार नजर डालिए। निम्न में से कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है? ए यह पुलिस ऑफिसर को दी जाने वाली सूचना है। बी सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए। सी यह सूचना घटना के बाद दी जाने वाली सबसे अधिक पहली सूचना है। डी सूचना किसी भी अपराध से संबंधित हो सकती है, चाहे वह संज्ञेय अपराध हो अथवा असंज्ञेय। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। यहाँ बात की गई निम्नलिखित में से कौन सा एक बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक बाद है? ए ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। बी मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। और सी यहाँ पर बात की गई अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य। और डी नीलम कटारा बनाम भारत संघ। इसमें ए आंसर सही है, जिसमें ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का ये एक केस है जो इससे संबंधित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिग्दर्शक बाद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। संज्ञेय अपराध के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालेंगे। संज्ञेय अपराध के लिए जाने से संबंधित संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित इत्तला पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस उपबंध के अंतर्गत अभिलिखित की जाती है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए 149, बी 154, सी 155, डी 200। बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हेतु बाध्य है। यह निम्न बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा संप्रेषित है। ए ललिता कुमार बनाम उत्तर प्रदेश। बी कल्याण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सी नंद कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। और डी नरेंद्र बनाम राजस्थान राज्य। ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ललिता कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें ये कहा गया था। अब अगला नेक्स्ट नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित मामलों में से किस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी यानी कि एफआईआर ठोस सबूत नहीं है और केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अब यहाँ पर ए अनिल कुमार बनाम बी एस नीलाकांत, AIR 2010 SC 2715। बी में बात की गई है विवेता गाजरा बनाम राज, AIR 2010। सी में भारत संघ बनाम ए कुमार और AIR 2010। और डी में है सी मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य। इसमें डी आंसर सही है, सी मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य, AIR 2010। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। संज्ञेय अपराध के
किए जाने से संबंधित इत्तला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, वह थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप से दी जा सकती है। बी, वह थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध की जाती है। सी, सूचना लेखबद्ध किए जाने के बाद सूचना देने वाले के हस्ताक्षर उस पर कराए जाते हैं। डी, सूचना की प्रतिलिपि सूचना देने वालों को निःशुल्क दी जा सकती है। इसमें से देखें कौन सा सही है? इसमें डी आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। संज्ञेय अपराध की प्रथम इत्तला लिखने से थाना प्रभारी इनकार कर देता है। पीड़ित व्यक्ति प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज कराएगा। ए, मजिस्ट्रेट को। बी, जिलाधिकारी को। सी, डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को। और डी, उच्च न्यायालय को। इसमें सी, डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को। जब ये भी नहीं सुनता है तब फिर यहाँ पर मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यदि किसी थाने का भारसाधक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार एफआईआर का सार किसे भेजना चाहिए? ए, जिला कलेक्टर, जिलाधीश। बी, पुलिस अधीक्षक। और फिर इसके बाद सी, मुख्यमंत्री। और डी, राज्यपाल। इसमें बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। असंज्ञेय अपराध के अन्वेषण की अनुमति दी जा सकेगी। नंबर 1, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। बी, किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। सी, विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा। और डी, सत्र न्यायाधीश द्वारा। इसमें सी राइट आंसर है। विचारण की अधिकारिता रखने वाले किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। असंज्ञेय अपराध के अन्वेषण की अनुमति दी जा सकेगी। नंबर ए, भारत के किसी भी हिस्से के मजिस्ट्रेट द्वारा। बी, प्रदेश के किसी भी हिस्से के मजिस्ट्रेट द्वारा। सी, उस अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा। और डी, सत्र न्यायाधीश द्वारा। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालेंगे। यहाँ पर बात की गई का के द्वारा एक असंज्ञेय अपराध की सूचना देने पर थाना प्रभारी ने उसका सारांश किया। तत्पश्चात उसने निम्न कार्रवाई की। थाना प्रभारी का कौन सा कार्य विधि सम्मत था? इसमें ए, अपराध का अनुसंधान किया। बी, आरोपी को बंदी बनाया। और इसमें दो ऑप्शन हैं, न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। और डी में उसने का को दंडाधिकारी के पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अन्वेषण की निम्न में से किसे कहा जाता है? ए, परिवाद को। बी, अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना रिपोर्ट को जो अपराध के किए जाने के बारे में है। सी, प्रथम इत्तला सूचना को। डी, समाचार पत्र की सूचना को। सी बिल्कुल राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए एक बार। यदि किसी मामले जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है का एक अपराध संज्ञेय है और दूसरा अपराध असंज्ञेय है तो पूरा मामला ए, संज्ञेय माना जाएगा। बी, असंज्ञेय माना जाएगा। सी, यह देखना होगा कि वारंट मामला है या नहीं। डी, समन मामला है या नहीं, यह देखना होगा। ए, संज्ञेय मामला है, संज्ञेय माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। प्रथम सूचना प्रतिवेदन के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? ए, यह सारभूत साक्ष्य नहीं है। बी, यह केवल अनुसंधान का आरंभ सूचित किया करता है। और सी, उसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्व कथन के रूप में नहीं किया जा सकता। डी, सूचना देने वाला आवश्यक नहीं कि एक चक्षुदर्शी साक्षी हो। इसमें सी एक राइट आंसर है। उसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्व कथन के रूप में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। यहाँ पर बात की गई क्या विधि के अंतर्गत एक ही घटना से संबंधित दो प्रथम सूचना प्रतिवेदनों पर आधारित अनुसंधान अनियोज्य है? ए, हाँ किंतु दो भिन्न अनुसंधान एजेंसी द्वारा। बी, नहीं। और सी, हाँ उसी अनुसंधान एजेंसी द्वारा। डी, पूर्व अवसर पर धारा 173 का सबक्लॉज 2 के अंतर्गत प्रतिवेदन अग्रेसित करने के बाद नहीं। इसमें डी आंसर राइट है। पूर्व अवसर पर
धारा 173 सब क्लोज 2 के अंतर्गत प्रतिवेदन अग्रेसित करने के बाद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से कौन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी संज्ञेय मामले में अन्वेषण कर सकता है? पुलिस अधीक्षक, बी उप पुलिस अधीक्षक, सी उप पुलिस अधीक्षक और डी थाने का भार साधक। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को अपराध में जांच करने के लिए पुलिस को निर्देशित करने की शक्ति है। ए धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, बी धारा 156 का सब क्लोज 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, सी धारा 156 सब क्लोज 1 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत और डी में उपरोक्त सभी। इसमें ए राइट आंसर है। सेक्शन 156 सब क्लोज 3 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लिखितबद्ध करेगा? इसमें बात की गई, ए थाने का प्रभारी अधिकारी, बी उप पुलिस अधीक्षक, सी उप निरीक्षक से नीचे का अधिकारी नहीं है, और दूसरा यहाँ पर बात की गई है महिला पुलिस अधिकारी या फिर कोई महिला अधिकारी। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता के किसी प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा? ए धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, बी धारा 159 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, सी धारा 156 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, डी धारा 157 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। इसमें डी आंसर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 के तहत मजिस्ट्रेट को शक्ति है। ए प्रारंभिक जांच धारण करने के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट को तैनात कर सकता है जो उसके अधीनस्थ हो, बी पुलिस द्वारा जांच के लिए निर्देश दे, सी या तो ए या तो बी, डी में केवल बी और ए नहीं। हेलो, इसमें सी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? ए किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा, बी थाना अधिकारी द्वारा, सी उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो उस मामले का अन्वेषण कर रहा है, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक पुलिस अधिकारी को अपने समक्ष 15 साल से कम उम्र के गवाहों को उपस्थित करने की शक्ति है। बी एक पुलिस अधिकारी को एक पुलिस अधिकारी को एक महिला गवाह को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति है। सी एक पुलिस अधिकारी को 65 साल से अधिक आयु के गवाहों को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति है। डी एक पुलिस अधिकारी को अपने समक्ष मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रस्तुत करने की शक्ति नहीं है। हेलो सर, आवाज ब्रेक हो रही है। डी इसमें डी आंसर सही है। चलिए मैं इसको फिर से सही कर रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन रिपीट करना है क्या? नहीं साहब, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान है कि एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता? ए सेक्शन 160 सब क्लोज 1, बी सेक्शन 161 सब क्लोज 2, सेक्शन 160 सब क्लोज 2 और सेक्शन 163। ये बिल्कुल राइट आंसर है, सेक्शन 160 सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए अभियुक्त के कथन को परीक्षण के दौरान उपयोग में लाया जा सकता है। ए साक्षी का विरोध करने के लिए, बी साक्षी की संपुष्टि करने के लिए, सी ए और बी दोनों के लिए, और ना तो ए और ना बी के लिए। इसमें ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका, साक्षी का विरोध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अन्वेषण अधिकारी गवाह के कथन का अभिलेख करता है? सेक्शन 160, सेक्शन 162, सेक्शन 161 और डी सेक्शन 164। डी। इसमें सी राइट आंसर है आपका, 161। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाते हैं। ए विचारण के दौरान, बी अन्वेषण के पूर्व, सी अन्वेषण के दौरान और डी जांच के दौरान। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 सब क्लॉज 2 के अधीन एक व्यक्ति संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार रखता है उन प्रश्नों जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप की आशंका में डालने की है। ए नंदनी सतपथी बनाम पी एलदानी, बी ज्ञान सिंह बनाम राज, सी रूपन देव बजाज बनाम KPS गिल, डी आर के डालमिया बनाम दिल्ली प्रशासन। इसमें ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत साक्षी को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से मना करना निम्न में से किसके अंतर्गत अपराध होगा? ए धारा 179 भारतीय दंड संहिता और धारा 189 भारतीय दंड संहिता, सी धारा 187 भारतीय दंड संहिता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ए बिल्कुल यहाँ पर ए राइट आंसर है इसका, 179 भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? ए धारा 164, बी धारा 163, सी 162, डी में 161। इसमें सी आंसर सही है यहाँ पर, धारा 162। सेक्शन 139 पर नजर डाली थी। क्वेश्चन नंबर 39, एक पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा जांच के दौरान दिए गए बयान को नंबर ए किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बी उस व्यक्ति के पक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है, सी उस व्यक्ति के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है और डी गवाह को खंडन करने के उद्देश्य के सिवाय किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हेलो, इसमें डी आंसर सही है आपका, गवाह के खंडन करने के उद्देश्य के सिवाय और किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालेंगे। धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत स्वीकृति कथन किए जा सकते हैं। नंबर ए केवल अनुसंधान के दौरान, इसके बाद नहीं। और नेक्स्ट, अनुसंधान के दौरान किसी भी समय किंतु विचारण शुरू होने के बाद न्यायालय की अनुमति से। सी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय। और डी अन्वेषण जांच विचारण के दौरान किसी भी समय। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। अन्वेषण के दौरान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस द्वारा लिपिबद्ध कथन नंबर ए विचारण के दौरान किसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, बी केवल साक्षी की संपुष्टि के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं और सी केवल साक्षी को साक्ष्य के विरोधाभास साबित करने हेतु
प्रयुक्त किए जा सकते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सी राइट आंसर है। केवल साक्षी को साक्ष्य के विरोधाभास साबित करने हेतु प्रयुक्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई है धारा 164 सब क्लोज 3 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर व्यक्ति यह कथन करता है कि संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वह मजिस्ट्रेट से उसे ए पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा, बी पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत करेगा, सी जमानत पर रिहा करेगा, डी दंडित करेगा। ए राइट आंसर है। यहाँ पर पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। 43 एक बार देखिए, जरा ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति के कथनों को मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे शपथ दिलाकर अन्वेषण की दशा में अभिलिखित किया जा सकता है, ऐसा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में किया जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए धारा 161, बी धारा 164 सब क्लोज 5, सी धारा 162 के अंतर्गत और डी धारा 273 के अंतर्गत। इसमें बी बिल्कुल राइट आंसर है, सेक्शन 164 सब क्लोज 5 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत स्वीकृति मजिस्ट्रेट अभिलिखित कर सकता है। ए विचारण के दौरान, बी अनुसंधान के दौरान, सी विचारण या अनुसंधान के दौरान, डी अनुसंधान के क्रम में परंतु जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार हम लोग नजर डालते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 निम्नलिखित में से किस विषय में प्रावधानित करती है? ए संस्वीकृति एवं कथन का दर्ज किया जाना, बी पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा, सी विशेषज्ञ परीक्षा और डी अन्वेषण परीक्षा। ये बिल्कुल राइट आंसर है, संस्वीकृति एवं कथन का दर्ज किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। निम्न में से कौन धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? ए अभियुक्त को चेतावनी देना, बी संस्वीकृति स्वैच्छिक की जाना, और इसके बाद सी में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन का अभिलेखन, डी में संस्वीकृति के अंत में ज्ञापन दिया जाना। इसमें सी राइट आंसर है, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन का अभिलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन स्वीकृति अभिलिखित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा मजिस्ट्रेट का कर्तव्य नहीं है? यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ए संस्वीकृति करने वाले व्यक्तियों को यह स्पष्ट करने का कर्तव्य कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है, बी यह चेतावनी देने का कर्तव्य कि यदि वह संस्वीकृति करता है तो संस्वीकृति उसे उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती है, सी संस्वीकृति करने वाले कथन को प्रश्नों एवं उत्तरों के प्रारूप में अभिलेखन करने का कर्तव्य, डी इससे संतुष्ट होने का कर्तव्य तथा यह विश्वास करने का कारण कि संस्वीकृति स्वैच्छिक है। इसमें सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया निम्न में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता धारा 164 के अधीन संस्वीकृत कथन अभिलिखित करने हेतु अधिकृत है? ए एक पुलिस अधिकारी, बी एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सी न्यायिक मजिस्ट्रेट, डी ना तो न्यायिक मजिस्ट्रेट और न कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसमें सी राइट आंसर है, न्यायिक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता में ए स्वीकृति, बी अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, सी अन्वेषण के दौरान की गई संस्वीकृति एवं कोई कथन और डी पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। अब इसमें इस क्वेश्चन में ये लाइन आपको ऐड करनी, अभिलिखित करने की विशिष्ट प्रक्रिया वर्णित है। मतलब इस क्वेश्चन को आपको ऐसे पढ़ना तो ये आसानी से क्लियर होगा। देखें जरा, धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता में अभिलिखित करने की विशिष्ट प्रक्रिया वर्णित है। यहाँ सी राइट आंसर है आपका, अन्वेषण के दौरान की गई कोई संस्वीकृति एवं कोई कथन अभिलिखित करने की विशिष्ट प्रक्रिया, सेक्शन 164 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 50।
एक आपराधिक मामले में किस स्तर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत किसी व्यक्ति का संस्वीकृति का कथन दर्ज किया जा सकता है? ए. अन्वेषण के समय, बी. जांच के समय, सी. विचारण के समय, डी. मामले में किसी भी स्तर पर। अन्वेषण के समय। इसमें ए राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अनुसार संस्वीकृति कौन लेखबद्ध कर सकता है? ए. पुलिस अधिकारी, बी. कार्यपालक मजिस्ट्रेट और सी. केवल अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट और डी. कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट। यहाँ पर डी राइट आंसर है आपका। गाइस यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 50 तक अभी कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसका पार्ट 2 बनाएंगे अभी तक, उसमें आपको कल ये देखने को मिलेगा। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।